हेलो बासा ड्रीमर्स। आज तारीख है 19 जून 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून का मीन समझेंगे कि कार्टून में किस पर बात की जाती है। ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं और ये ही इज आस्किंग फॉर द फंड। किससे मांग रहे हैं? ये सेंटर से मांग रहे हैं। इस पूरे पिक्चर में यही शो किया गया है, राइट। क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन आने वाले हैं तो दैट इज़ वाई ही शोइंग कि मुझे कहाँ से पैसे नहीं मिल रहे, मुझे सेंटर से पैसे नहीं मिल रहे हैं फॉर द वेलफेयर स्कीम। चलिए अब हम आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे। गलवान घाटी में इशू हुआ, गलवान घाटी में कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया और चाइना के बीच में। उसी इंडिया और चाइना के रिगार्डिंग ये पूरा स्टोरी है। ये जो पूरा आर्टिकल है ये उसी पर डिपेंडेंस है। आर्टिकल में बात की जाती है कि अक्टूबर 1959 में एक बार ऐसे ही खूनी संघर्ष हो चुका था, जिसमें हुआ क्या था कि 7 इंडियन सोल्जर्स को उन्होंने क्या किया था, मार दिया था और 3 को डिटेन कर लिया था। ये केस हुआ था अक्टूबर अक्टूबर 1959 में। मार्च 1959 में क्या होता है कि हम दलाई लामा को क्या करते हैं, असाइलम देते हैं, हम उन्हें शरण देते हैं। उसके बाद से इंडिया और चाइना के रिलेशन में मीन एक कट ऑफ मीन मुठभेड़ होने लगा, तो फिर होने ही लगा उसके बाद से। मीन दोनों के बीच के जो इश्यूज थे, रिलेशन खराब होने के बाद से मीन बराबर बराबर सा दोनों के बीच में संघर्ष होता रहा। चाहे वो 1962 का वॉर ले लें, चाहे हम नाथुला में 4 दिन की लड़ाई हुई थी 1967 में। जस्ट बिकॉज क्योंकि वो 4 दिन की लड़ाई थी तो उसकी वजह से उसे कोई काउंट नहीं करता उतना ज़्यादा, बट स्टिल वो काफ़ी रेलिवेंट है क्योंकि इंडिया उसमें कि वन साइडेड विक्ट्री हुआ था, मीन वो जीत गया था वो लड़ाई को। बट चाइना क्या करता है, उसे वॉर या रिकग्नाइज नहीं करता, कहता है 4 दिन की लड़ाई कोई लड़ाई थोड़ी होती है, राइट, कि आप 4 दिन में जीत गए। ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग कहते हैं कि 1959 से लेकर के कह रहे हैं कि होता इश्यूज स्टार्ट होते हैं इंडिया और चाइना के बीच में। और राजीव गांधी 1988 में क्या करते हैं, चाइना जाते हैं संबंधों को सुधारने के लिए, मीन संबंधों को ओके ओके करने के लिए। उसके बाद से कभी भी मीन खूनी संघर्ष देखने को हमें नहीं मिला था कि मतलब किसी सोल्जर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे किसी सोल्जर की जान गई हो, ऐसा देखने को नहीं मिला था। लेकिन ये उतनी पूरी हिस्ट्री के बाद मीन करीब 40-45 साल का पूरा इतिहास टूट गया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मीन सोल्जर्स मारे गए हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं था। अब राइटर यहाँ पे कहते हैं कि इश्यूज यहाँ पर क्या है, कह रहे किस प्रकार से ये पूरा प्लान किया गया था। फिर कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ निकल करके आती हैं, उसमें बात क्या करते हैं, कहते हैं कि अनमेल्ड व्हीकल को भेजा गया था और ये चेक करने के लिए कि इंडियन सोल्जर्स कितने हैं, उनके नंबर्स कितने हैं, उसके रिगार्डिंग उन्होंने प्लान किया। ठीक है। तो जो डिस्कलेशन की प्लानिंग थी पूरी तरह से, जब इंडिया वाले रेगुलेट करने के लिए गए तो उन्होंने प्रॉपर एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरह अटैक कर दिया। और वो गलवान वैली में क्या है कि जो वहाँ का रिवर है, रिवर का जो वाटर लेवल है, कह रहे वो चाइना कंट्रोल करता है। तो चाइना ने जानबूझ करके वाटर लेवल को इंक्रीज कर दिया था ताकि ताकि इंडियंस के पास क्या हो कि एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ जाए। क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि अगर वाटर लेवल अगर बहुत ज़्यादा रहेगा आपके बैक साइड में, तो आपके पास कोई अनदर ऑप्शन होगा नहीं। तो उन्होंने केवल धक्का दिया और काफ़ी सोल्जर्स तो मीन उस नदी में गिरने की वजह से मर गए, ना कि प्रॉपर फाइट की वजह से मरे हैं, राइट। तो अभी 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 तो प्रॉपर तरह से अब रिसर्च हो रही है, अब उस पर प्लानिंग हो रही है, अब पूरा डिस्कशन हो रहा है, तो निकल कर आ रहा है कि कैसे कैसे प्लान किया गया था और क्या क्या किया गया था, राइट। अब उस पर कह रहे हैं कि इंडिया को अब क्या करना चाहिए, कह रहे हैं कि अब इशू आज से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और हम क्या चाह रहे हैं, हम उसे इकोनॉमिक लेवल पर हम उसे पस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कह रहे हैं अब इसमें अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में अभी आम दिनों की बात हो जाए कि रोज चाइना के साथ जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ संघर्ष होता आया है, कह रहे हो सकता है कि वेरी सिमिलर तरीके से हो सकता है कि इसके साथ भी ऐसे केसेस हमें देखने को मिल जाए। और जो सीज फायर वगैरह के जो उल्लंघन वगैरह होते रहते हैं, कह रहे अब हमें चाइना के साथ भी देखने को मिल सकता है। और चाइना के साथ साथ नेपाल नेपाल जैसी कंट्रीज भी, जो कि रोटी बेटी का उनके साथ नाता था, बट स्टिल वो इस समय किसके फेवर में है, चाइना के फेवर में। तो इंडिया को अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और जो बॉर्डर लाइन है नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी स्टिल हमें अपने नेबर के साथ रिलेशन तो अच्छे मेंटेन करने हैं। लेकिन अभी इंडिया को क्या करना चाहिए कि अपने इनऑदर जो एलाइज हैं, जैसे जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, कह रहे उनके साथ हमें क्या करना चाहिए, हमें अलाइज हो जाना चाहिए। और इंडिया को अब डिसाइड करना होगा कि उसे किसके फेवर में जाना है। अब वो नॉन अलाइज हो करके कि मीन इस प्रकार के टैक्टिक्स को वो सॉल्व नहीं कर सकता, इस तरह के इश्यूज को वो रिजॉल्व नहीं कर सकता है। अमेरिका के साथ हमें स्ट्रेटजिक ट्रीटीज को साइन करना होगा और एक पूरी प्लानिंग करनी होगी, राइट। ज़्यादातर हम हथियार कहाँ से खरीदते हैं, इसराइल से खरीदते हैं।
इससे पहले हम क्या करते थे कि हम रसिया से खरीदा करते थे, लेकिन रसिया चूंकि वहाँ पर क्या है, रसिया में डेमोक्रेसी तो है नहीं, चाइना में भी डेमोक्रेसी तो है नहीं, बट राइट नाउ इंडिया में डेमोक्रेसी है, अमेरिका में डेमोक्रेसी है। तो यूजुअली चाइना का इसमें जो इन्फ्लुएंस है वो डेमोक्रेसी कंट्रीज को दबाने का है। तो अगर डेमोक्रेसी कंट्रीज की हेल्प करने के लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री ही आएगी, ना कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री आएगी। चाइना इंडिया का अच्छा दोस्त जरूर है, लेकिन अगर केस चाइना का अगर आ जाएगा तो हो सकता है कि रसिया हमारी मदद ना करे, क्योंकि वो भी क्या है, वो भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो अब कम्युनिस्ट कंट्री से हथियार खरीदने से ज़्यादा बेहतर यह है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री से, जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है, हम उनसे हथियार खरीदें। जैसे इसराइल हो गया, अमेरिका हो गया, हम इनसे जो जो भी आर्सलन हमें चाहिए हम उनसे परचेस कर सकते हैं। ठीक, एक तो बात करते हैं कि आप अमेरिका के साथ आप अलाइंस हो जाओ, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो हमारे थोड़ा सा जो अलाइंस पार्टनर हैं, जैसे जापान हो गया, क्योंकि जापान के पास खुद की आर्मी जरूर नहीं है, बट टेक्नोलॉजी के फील्ड में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हम उनकी मदद ले सकते हैं चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। अब साउथ एशियन कंट्रीज में जैसे आसियान कंट्रीज हो गई, वो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, बट वो जब एक साथ आ गई तो वो एक काफ़ी मीन पूरे जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत अच्छा एक अहम रोल निभाती हैं। जस्ट बिकॉज क्योंकि वो छोटी छोटी कंट्रीज है, 10 कंट्रीज हैं, वो एक साथ आ गई हैं, तो सारी प्लानिंग सारे डिसीजन वो एक साथ लिया करती हैं। कह रहे हैं वेरी सिमिलर चीज इंडिया भी कर सकता है, क्योंकि जो मेजर जो डेमोक्रेसी कंट्रीज हैं, कर वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है। लाइक स्लोवेनिया हो गया, वहाँ पर रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का बहुत अच्छा स्कोप है। छोटी कंट्री है बट उन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, और वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और बहुत ज़्यादा वो बहुत तेज़ी से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो जैसे हुआई जैसी कंपनीज हो गई जो कि 5G टेक्नोलॉजी पर बहुत मीन एक लीड रोल पे हैं, तो हम उन्हें काउंटर कर सकते हैं जस्ट इन लोगों से हम टाइप करके। तो अगर मैं चाइना को अगर टैकल करना है, तो पहली बात तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमें प्रॉपर तरीके से अलर्ट होना होगा, और हथियारों की मीन जो हमारे शस्त्र हैं, कह रहे हैं वो रसिया पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, कह रहे वो या तो इसराइल पर या अमेरिका पर या इन अदर कंट्रीज पर डिपेंड होना चाहिए। फिर कहते हैं इकोनॉमिकली हम जो इतना ज़्यादा चाइना पर डिपेंडेंट है, हमें सब्सटीट्यूट ढूंढना होगा। हमें आसियान कंट्रीज में, हमें इंडोनेशिया में, हमें साउथ कोरिया में, हमें जापान में, हमें वहाँ पर उसके सब्सटीट्यूट को ढूंढना होगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत कॉस्ट के लिए कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाए, बट स्टिल चाइना पर डिपेंडेंसी अगर हम अपनी थोड़ी सी कम कर लेते हैं, तो हमारा जो फियर है जो चाइना के प्रति कर वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं, मीडिएशन इन द एज ऑफ द कोविड-19। देखिए, कोरोना वायरस की वजह से बेसिकली है क्या कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहता। बात इतनी सी है। जुडिशरी में होता क्या है कि अगर आपको न्याय सुनाना है तो दोनों पक्षों को वहाँ पर प्रस्तुत होना पड़ेगा, लेकिन अब टेक्नोलॉजी को यहाँ पर धन्यवाद तो बोलना पड़ेगा, थैंक यू तो बोलना पड़ेगा, कि हम वर्चुअली लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं जज के सामने। इवन जज एक जगह पर बैठे बैठे चाहे तो जितने नंबर ऑफ केसेस चाहे तो वो रिजॉल्व करवा सकता है। ठीक, तो अब इसी मीडिएशन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यूजुअली होता क्या है कि केस कोर्ट में रन करने के पहले हम एक बीच में एक पक्षकार आता है और दोनों के बीच में सुलह करवा देता है, कि अगर दो पक्ष हैं, दोनों के बीच में मतभेद है, तो उन मतभेदों को दूर करने वाला व्यक्ति मीडिएटर कहलाता है। और इस प्रकार के मीडिएशन करना मीन कोर्ट के आजकल के जो फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कह रहे उसमें ज़्यादातर केस यही देखने को मिलता है कि किसी मीडिएशन को लाया जाता है ताकि वो फैमिली के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर ले, क्योंकि सोसाइटी का जो बेसिक यूनिट होता है वो तो फैमिली होती है, और फैमिली में तो प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, लेकिन उसके डिफरेंसेस को कम करने के लिए मीन हम लॉ का सहारा नहीं ले सकते हैं, हमें मीडिएशन का सहारा लेना होता है। फिर राइटर आगे कहते हैं कि जो मीडिएशन की जो ये वाली टेक्निक है कि हम वर्चुअली और हम ऑनलाइन तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। कह रहे हैं कि काफ़ी इश्यूज़ तो ऐसे होते हैं कि जो डिफरेंसेस होते हैं जो केवल कम्युनिकेट करने मात्र से रिजॉल्व हो जाते हैं, और जब केवल कम्युनिकेशन से अगर इश्यूज रिजॉल्व ना हो, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखेंगे और जो थर्ड पार्टी होगी वो बीच में आपकी बातें सुनेगी और दोनों पार्टी को कम्युनिकेट कर देगी, तो इससे भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर इससे प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता, मिलना बहुत जरूरी हो ही गया, तब हम कर सकते हैं कि हम उनकी फिजिकल मुलाकात करवा सकते हैं। लेकिन मेजर केसेस में क्या होगा कि वो ऑनलाइन वर्चुअली मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और एक प्रकार का जजमेंट दे दिया जाएगा। तो ऐसे टाइम पीरियड में जब कोविड-19 की वजह से जुडिशरी या बहुत से केसेस है जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो इसमें बहुत मदद मिल सकती है। ठीक, तो ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। राइट नाउ हमारे पास नेक्स्ट वन जो आर्टिकल है वो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में 2021 में इंडिया को क्या मिला है कि नॉन परमानेंट सीट मिल गई है। 2 साल के लिए मिलता है, नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इंडिया को 2021 के लिए चुन लिया गया है। अब इंडिया को अब चुन लेना ये तो
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए रहती है। अगर आप 2/3 मेजोरिटी आप पा गए तो आपको वो सीट मिल जाती है, होता यही है। लेकिन इंडिया की डिप्लोमेसी पर यहाँ पर राइटर इसी में तारीफ करते हैं, कहते हैं कि 193 कंट्रीज हैं और 193 कंट्रीज में 183 कंट्रीज ने इंडिया के फेवर में वोट किया है। और इंडिया के साथ साथ मैक्सिको और नॉर्वे, इन दोनों को भी नॉन परमानेंट सीट मिली है। कनाडा को उतना अच्छा वोट नहीं मिला, जबकि कनाडा क्या है कि एक खुद को मीन वहाँ का जो हेल्थ लेवल है, मीन जो वहाँ पर कैपिटल है, पर कैपिटा इनकम है, वो बहुत बेहतर है। बट स्टिल अगर हम देखें कि कनाडा हो गया, रसिया हो गया, मीन जो इस प्रकार की कंट्रीज हैं, उनके पास वेल्थ भी है, उनके पास हेल्थ भी है, उनके पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट अगर डिप्लोमेसी लेवल पर अगर देखा जाए तो इंडिया का स्टैंडर्ड बहुत अबव है। 193 कंट्रीज में 183 कंट्रीज का वोट पाना कह रहे हैं वो ईजी टास्क नहीं था, वो हर किसी ने इंडिया को फेवर किया है। तो इंडिया इसमें कर क्या सकता है कि अगर 193 मेंबर्स ने में से 183 मेंबर्स ने इंडिया को वोट दिया, तो मीन इंडिया परमानेंट मेंबरशिप के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। और आगे क्या कर सकता है कि डिप्लोमेटिक तरीके से एक मेजर कंट्रीज का साथ लेकर के परमानेंट के ग्रुप में शामिल हो सकता है। अभी भी बात की जा रही है, क्योंकि 4 कंट्रीज हैं जो एक दूसरे की सहायता करती हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ब्राजील हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया और इंडिया हो गया। ये जो G4 कंट्रीज हैं ये एक दूसरे की मदद करती हैं परमानेंट सीट के लिए। मीन अभी जो केवल 5 कंट्रीज के पास परमानेंट का मेंबरशिप का है, तो इसमें चाहते हैं कि इसमें रिफॉर्म हो और कुछ जो बड़ी इकोनॉमीज हैं कह रहे उनको भी इसका पार्ट बनाया जाए। तो उसमें से जर्मनी हो गया, ब्राजील हो गया, जापान हो गया और इंडिया हो गया। ये 4 कंट्रीज हैं जो एक दूसरे की सहायता करती हैं परमानेंट मेंबरशिप सीट के लिए। राइटर आगे कहते हैं कि इंडिया इसका और भी तरीके से फ़ायदा उठा सकता है कि चाइना के अगेंस्ट में जितने भी इनिशिएटिव लेने हैं, जितने भी तरह का अलायंस क्रिएट करना है, अलायंस वगैरह हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 साल का समय रहेगा और 2 साल में हम चाइना को काउंटर करने के लिए जितना काम कर सकते हैं हम पूरी तरह से हम उस पर प्लानिंग कर सकते हैं, हम उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। राइट, तो ये वाला भी आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन आर्टिकल है हमारे पास डिस्कस करने के लिए, वो फ्लिंग फ्यूल यूज़र्स की बात करते हैं। अब बेसिकली देखिए इंडिया में इशू तो इस बात का तो है कि तेल की कीमतें गिरी जरूर, लेकिन कंज्यूमर्स तक उसका बेनिफिट तो पहुंचाया नहीं गया। अब आर्टिकल में अब ऑन अ डेली बेसिस अभी तक क्या होता था कि एक फिक्स प्राइस पर मिन पेट्रोल की कीमतें या जो डीजल होता था वो बिक रहा होता था। डीजल को 10% और पेट्रोल को 9% बढ़ा दिया गया। ठीक, प्राइसेस मीन प्री कोविड-19 के टाइम पीरियड से ये 9% और 10% बढ़ गया। राइटर कहते हैं कि अगर हम एक्चुअल प्राइस की बात करें, एक्चुअल प्राइस और टैक्स को अगर हम दो तराजू के दोनों पक्षों पर अगर हम रख के चेक करना चाहें, तो हम उसमें हमें देखने को क्या मिलता है कि 66% वैट और टैक्स केवल लगा हुआ है। मीन जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, जो हमने बाहर से परचेस किया है, जो हमें फ्यूल का प्राइस पे करना होता है, कह रहे उसमें 66% क्या है, केवल टैक्स है। कह रहे ये कंज्यूमर तक बेनिफिट तो पहले बात तो पहुंचा नहीं है, बट स्टिल जब प्राइसेस गिरी हुई हैं तो कुछ तो बेनिफिट वहाँ तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं पहुंचता। और इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने के लिए इस प्रकार की चीज़ों का सहायता लिया जा रहा। ठीक, इसमें जो मेजर फैक्ट था वो बस यही इतना था। ठीक, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे, वो है नाटो के रिगार्डिंग। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली रसिया को काउंटर करता है। रसिया क्या है कि यूरोप का भी पार्ट है और एशिया का भी पार्ट है। तो यूरोप की कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास खुद की मिलिट्री तो नहीं है, वो खुद की रक्षा नहीं कर सकती हैं, बट रसिया के पास क्या है, एक बड़ी स्ट्रांग मिलिट्री है। तो अब रसिया से उन कंट्रीज़ की रक्षा करने के लिए किया गया कि कुछ कंट्रीज़ ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया कि नाटो की मेंबरशिप हो गई है। तो अब नाटो का कंडीशन क्या है कि अगर नाटो के किसी भी मेंबर के ऊपर अगर अटैक होता है तो नाटो के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो एक साथ मिलकर के अनदर कंट्री जिसने उस नाटो मेंबर पर अटैक किया है उस पर अटैक कर देंगी। अब नाटो की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उसमें अमेरिका उसका पार्ट है। अमेरिका ने ही इसे क्रिएट किया था रसिया को काउंटर करने के लिए। बट अभी राइट नाउ डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम तो नाटो में हम ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं और जो इसके मेंबर्स हैं कह रहे हैं ये इसमें पैसा कम पे कर रहे हैं। मीन पूरी तरह से इस स्ट्रेटजी को इन्होंने बदल दिया है और जर्मनी से 9,500 अपने सोल्जर्स को वहाँ से वापस बुला रहे हैं। कह रहे हैं जो कि क्या है कि 25% है जो वहाँ पर डिप्लॉय हैं, क्योंकि अमेरिका के सोल्जर्स
ज़्यादातर जगह पर डिप्लॉय हैं। तो इस समय डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों को बोलना क्या चाह रहे हैं कि जो हमारी अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं, अमेरिका के जो टैक्स पेयर हैं, अब ये पेमेंट नहीं करेंगे दूसरे देश की सिक्योरिटी के लिए। ठीक, जबकि अमेरिका क्या करता है, अमेरिका यहाँ पर क्या एक बात भूल जाता है कि इसी वजह से अमेरिका जहाँ चाहता है वहाँ पर इंटरफेयर कर देता है। अगर अमेरिकन सोल्जर्स अगर पूरे कॉन्टिनेंट में अगर नहीं फैले होंगे, उनका प्रभाव नहीं होगा, तो अमेरिका की बात सुनेगा कौन? ठीक है, बट डोनाल्ड ट्रंप इस वाली स्ट्रेटजी को समझते नहीं, इस वाली डिप्लोमेसी को समझते नहीं है, और उन्होंने 9,500 सोल्जर्स को जर्मनी से मूव करने का प्लान बना लिया है। ठीक, अब इसमें कहते क्या हैं कि पोलैंड जिसको पहले से वार्निंग दे दी गई थी अमेरिका के द्वारा, अमेरिका से ही वो F-35 जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वगैरह वो खरीद रहा है, क्योंकि उनके पास राइट नाउ इसमें वेल्थ है। तो अब वो क्या करेंगे, धीरे धीरे हथियार भी खरीद रहे हैं, अपने सोल्जर्स को क्रिएट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये यूरोप में, पूरे यूरोप में स्टेबिलिटी को इंक्रीज नहीं करेगा, और अमेरिका का जो प्रभाव है वो उसे कम करेगा। तो अमेरिका इस नाटो जिसलिए फॉर्म हुआ था, कह रहे हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव ही खत्म कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो 2026 तक पोलैंड क्या करेगा कि अमेरिका पर डिपेंडेंसी अपनी कम कर देगा, अपना खुद का सोल्जर क्रिएट करेगा। कह रहे वेरी सिमिलर, जर्मनी से जिस प्रकार से सोल्जर रिमूव किए जा रहे हैं, उस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम आगे और भी सोल्जर्स को अपने वहाँ से हम रिमूव कर देंगे, मीन हटा देंगे। या तो आप ज़्यादा पेमेंट करो, नाटो के मेंबरशिप होने की वजह से अब अमेरिका ज़्यादा पेमेंट नहीं करेगा, आप लोग भी अपनी जीडीपी का एक बड़ा प्रतिशत उसमें शेयर करो। ये उसी की बात करते हैं। तो आज हमारे पास जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे डिस्कस करने के लिए, मैंने सारे आर्टिकल को डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।